आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव के रण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहने को ये महज 27 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इस पर लगी सभी पार्टियों का दांव है। सबके अपने अपने दावे हैं, कुछ असली हैं, कुछ दिखावे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सबको सिर्फ जीत का इंतजार है, क्योंकि तभी सत्ता है, सरकार है। कहने को भले 27 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन किसी विधानसभा आम चुनाव से जरा भी कम नहीं है। और हो भी क्यों ना, सभी दम ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हम किसी से कम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं उपचुनाव का रण। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। सीएम ने आज मुरैना, सुमावली और जौरा विधानसभा क्षेत्रों की सभाएं की और इस दौरान सीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार को ग्वालियर चंबल अंचल में ही नहीं सीएम बनाया, लेकिन कमलनाथ इलाके के विधायकों से मुलाकात भी नहीं करते थे। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर ठेकेदारों से बोरे भरकर रुपए लेने का आरोप भी लगाया। सीएम शिवराज ने कहा कि 15 महीनों की कमलनाथ सरकार में सभी विकास कार्य पर रोक दिया गया था। सीएम ने यहां 269 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया और साथ ही मेडिकल कॉलेज चंबल से पानी लाने की 135 करोड़ की योजना की घोषणा भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। मां सरस्वती और स्वराज के प्रतीक महात्मा गांधी जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन। मेरे बहनों भाइयों, कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा तो शिवराज सिंह चौहान को, दिग्विजय सिंह तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी गैंग ने भरपूर चोरी रेत की लूट की और अब नेताएं आज चले पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता 100 चूहे खा के दिल्ली हज करने जा रही है। क्या दे दिया तुमने? कमलनाथ जवाब दो, तुमने मेरी संबल योजना क्यों बंद की? एक गाले दिल वाले संबल योजना में। मुरैना में सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में रही कमलनाथ की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सभा के दौरान कुछ लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे भी दिखाए। इसे लेकर सिंधिया ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। काले झंडे वाले भी, इनको भी मैं उद्बोधन करना चाहता हूँ, क्योंकि जिनके दिल काले होते हैं वही काले झंडे दिखाने के लिए आते हैं। तिजोरी खोल के प्रदेश का रुपया बटोरो, जनता के वादे भूल जाओ, जनता के साथ विश्वासघात करो। जब ऐसे कौरवों को हमने जमीन पे लाया तो अंदर का काला दिल काले झंडे के रूप में बाहर आया। आगरमालवा से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। बड़ौद में कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी की स्थिति खराब है। इस मौके पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। आदरणीय हमारे किसानों के मसीहा, ये तो धन तंत्र है, धन तंत्र सौदा कर लिया। और भाइयों आप जानते हैं, छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा सीख नहीं सकता। जो सौदा करके गए, ऐसी सरकार बनाई, बोली सरकार बनाई। आज चुनाव का क्या मतलब? कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए कल 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और इस लिस्ट पर कांग्रेस में ही सवाल खड़े होने लगे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके पीसी शर्मा का कहना है कि उन्हें इस लिस्ट की जानकारी ही नहीं। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की है और दिल्ली में हुए फैसले के बारे में उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। मामले पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस पार्टी में अध्यक्ष ही इंपोर्टेड हो तो प्रत्याशी भी तो इंपोर्टेड करके ही आएंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एआईसीसी और पीसीसी का झगड़ा जग जाहिर हो गया। जो प्रत्याशियों के नाम आए उसकी पीसीसी से कोई अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कोई तय हुआ हुआ, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। एआईसीसी और पीसीसी में यदि झगड़ा चल रहा है तो फिर भगवान मालिक है इस पार्टी का, पहले वो ये निश्चित करें कि ये ऑथेंटिक सूची है या नहीं, उसी के बाद उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है।
पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब दुकान और शोरूम बंद हो जाए तो सेल्समैन कोई भी हो, मार्केटिंग मैनेजर कोई भी हो, आपका सामान ना बिकेगा ना कोई खरीदेगा। ईवीएम पर सवाल उठाने पर दिग्विजय को बीडी शर्मा का जवाब। जहां दिग्विजय सिंह को इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कमलनाथ को भी दिग्विजय सिंह ने ठिकाने लगाया। बीडी शर्मा का कहना है जमीन खिसकने से डर गए हैं दिग्विजय। तो वहीं दिग्विजय सिंह की टीम सोनिया में वापसी पर कहा कि टीम सोनिया में ऐसे ही लोगों की मंडली की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। बीडी शर्मा जी, उपचुनाव आने वाले हैं और उससे पहले दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो 400 सीट मिलेगी अगली बार। दिग्विजय सिंह, आपने पूरे मध्य प्रदेश को 2003 के अंदर बंटा ढार कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। आपको इस देश में अच्छा तो कुछ लगता ही नहीं है। आपको तो हर चीज में, जब देश की सीमा पर सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता, सीने पर गोली खा करके देश के लिए अपनी आहुति दे देता है, उन सैनिकों के लिए आप कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है? मध्य प्रदेश में तुमको अधिकार क्या है बात करने का? गरीब मध्य प्रदेश की जनता के बारे में। मध्य प्रदेश को आपने बंटा ढार कर दिया था और कमलनाथ को भी 15 महीनों के अंदर आपने ठिकाने लगा दिया। पूरा मध्य प्रदेश कमलनाथ तो आपने मिलकर के बर्बाद कर दिया। मैं आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आया हूँ। गृह प्रवेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,75,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश का कार्यक्रम आज किया है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी 2,43,000 घर गरीबों के प्रधानमंत्री ने भेजे थे। 25% मैचिंग ग्रांट आपने नहीं मिलाई और वो घर वापस किया और 2,43,000 गरीबों का हक छीनना का काम आपने किया था। आपको इस मध्य प्रदेश के बारे में अधिकार क्या है कुछ कहने का? तो क्या आपको लगता है कि कोई डर है? कुछ नहीं, भय है। वो भय, क्योंकि जमीन खिसक जाती है तो कुछ भी कर सकता है आदमी। जब जमीन खिसक गई, नेता नहीं बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे, केवल उनके बेटे बचे हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री और ये बनाना चाहते हैं, वही कार्यकर्ता हैं, तो क्या करेंगे? झूठ ही बोलेंगे, छल कपट करेंगे। किसानों से छल कपट किया कि नहीं किया? नौजवानों से किया कि नहीं किया? गरीबों से किया कि नहीं किया? हर प्रकार से छल करते हैं। तो इसलिए संवेदनशील नेतृत्व तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया का आज नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने आज दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को देश के अंदर कोई देखना भी नहीं चाहता है। केंद्रीय नेतृत्व में तो जगह मिल गई है, जो नई कल टीम बनी है सोनिया जी की। अरे वो ऐसे ही लोग वहाँ चाहिए, इसी प्रकार की मंडली चाहिए, और क्या चाहिए वहाँ। तो ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। तो सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है उस मुद्दे पर जिसमें दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद सांवेर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू इस बार कांग्रेस के टिकट पर अपना भविष्य आजमा रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि 15 महीने के काम के दम पर कमलनाथ को वोट मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं तुलसी सिलावट से चुनाव में कोई मुकाबला नहीं मानता। कांग्रेस प्रत्याशी और सांवेर से 22 साल बाद चुनाव लड़ रहे प्रेमचंद गुड्डू जी, बताइए कि 22 साल बाद आप पहुंच रहे हैं सांवेर। जी हाँ, 22 साल पहले मैं चुनाव जीता था और 2003 तक वहाँ से विधायक रहा हूँ और उसके बाद भी लगातार, चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल हमारी लगी हुई है, मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध यहाँ पे रहा है लोगों से, चाहे मैं विधायक रहा हूँ आलोट से या सांसद रहा हूँ उज्जैन से। तो सतत संपर्क, पूरा परिवार तो इंदौर में ही रहता है, सांवेर क्षेत्र में ही हम लोग रहते हैं, तो सतत संपर्क हम लोगों का यहाँ पे बना रहा। तुलसी सिलावट लगातार आपको घेर रहे हैं, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। वो तो कारण ही वो हैं तुलसी सिलावट जी। उन्होंने किसानों के साथ पीठ में छुरा भोगने का काम किया है। किसानों को जो 2 लाख का कर्जा माफ होना था वो नहीं होने दिया, उन्होंने सरकार की। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नकली सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नामी कंपनियों के नाम पर चल रहा था कारोबार, बड़े पैमाने पर बनाई जा रही थी नकली सीमेंट। पंचायत स्तर के सरकारी काम के लिए हो रही थी सप्लाई। 3 टीम का गठन कर पुलिस ने दबिश दी। आपको बता दें, तकरीबन 400 बोरी सीमेंट लोड वाहन जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सुहागी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला
सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नकली सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। नामी कंपनियों के नाम पर चल रहा था कारोबार। बड़े पैमाने पर बनाई जा रही थी नकली सीमेंट, जहां पंचायत स्तर के सरकारी काम के लिए सप्लाई हो रही थी। संवाददाता अर्पित जुड़ गए। अर्पित, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नकली सीमेंट बनाई जा रही थी और उसका उपयोग सरकारी कामकाज में किया जा रहा था। जी बिल्कुल रेनू, आपको बता दें यहाँ पर सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागी पहाड़ में काफी लंबे समय से नकली सीमेंट बनाई जा रही थी और इस यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कालाबाजारी रोकने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत रीवा पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें नकली सीमेंट बनाने वाली नामी कंपनियों के नाम से नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर भंडाफोड़ किया है और इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। लगभग 400 बोरी नकली सीमेंट अभी बरामद हुई है पुलिस की टीम को और अभी लगातार कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई जारी है। शुक्रिया आपका अर्पित तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये बड़ा भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। टीम गठित करके जब दबिश दी तो यहाँ पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तकरीबन 400 बोरी वाहन जब्त भी किया गया है और पुलिस अब बाकी मामले की तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर रीवा से, जहां पर नकील कसी गई। पुलिस की टीम ने दबिश दी और नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। बड़ी मात्रा में सीमेंट बरामद की गई है, नकली सीमेंट बरामद की गई है। और सिंगरौली से खबर देंगे आपको, जहां इस वक्त सिंगरौली में जहां सोन नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है। गढ़वा थाना के लमसरई की यह पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सिंगरौली से, जहां पर सोन नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। पहले एक बच्चा पानी में गिरा, उसको बचाने के चक्कर में अन्य 3 बच्चे भी पानी में कूद गए, लेकिन पानी के तेज बहाव और गहराई के चलते बच्चे नहीं संभल पाए और पानी में बह गए। फिलहाल पूरी गोताखोर की टीमें मौके पर मौजूद हैं। अब तलाश की जा रही है। काफी मशक्कत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। तो जिस तरीके से गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे आशंका यही है कि पानी के तेज बहाव में बच्चे बह गए हैं और ग्रामीणों ने भी काफी मशक्कत की पहले तो खोजने की, लेकिन उसके बाद जब बच्चे नहीं मिल पाए हैं तुरंत सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों के जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। यही सोन नदी है जहां पर बच्चे पहले नहाने गए थे और पानी में डूब गए। पानी में कैसे डूबे हैं, कहा जा रहा है कि पहले एक बच्चा पानी में गिरा, गहरे पानी में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में अन्य 3 भी पानी में बह गए। तो गढ़वा थाना के लमसरई की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर पानी में 4 बच्चे नहाने गए हुए थे और एक बच्चा जैसे ही पानी में डूबा अन्य 3 बच्चों से बचाने लगे और पानी में डूब गए। तो सिंगरौली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इस पूरे मामले में अब देखा जा रहा है कि पुलिस जांच भी कर रही है। गोताखोर लगातार कोशिश कर रहे हैं बच्चों के शव ढूंढने की, क्योंकि जानकारी ये भी है कि बच्चे डूब गए हैं, वो जीवित नहीं है, लेकिन अब कितना दूर गए हैं बहकर ये अंदाज़ा लगा पाना अब गोताखोरों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि काफ़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे थे देखने के लिए और परिजन परेशान हैं। राजधानी भोपाल में नीट एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। परीक्षा की तैयारियों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आयोजित होने जा रही है और नीट परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है, ताकि जो दूर दराज से स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश भर में इस बार 58,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो नीट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश भर में 144 एग्जाम सेंटर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में यानी भोपाल जिले में 26 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षार्थी यहां पर नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। 2019 की तुलना की जाए तो इस बार 2020 में छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी 4,406 ज्यादा परीक्षार्थी इस बार नीट की एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। और इस बार जो नीट की परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जा रही है, यानी ऑफलाइन मोड पर
जो प्रदेश भर में स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे वो ऑफलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि कोरोना संकट काल है, यानी कोरोना महामारी का दौर है, इसी बीच में ये परीक्षा आयोजित हो रही। ऐसे में स्टूडेंट्स को मास्क लगाकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स किसी भी परेशानी होने पर इन नोडल अधिकारियों को कॉल करेंगे और तुरंत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यानी इस बार स्टूडेंट्स को पिकअप में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हर शहर में पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए लाइजिंग अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और इस पूरे पिकअप पॉइंट को लेकर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कलेक्टर भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा के लिए राजधानी भोपाल में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों तक परीक्षार्थियों के लिए शहर में पार्किंग स्थल और पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। भोपाल में नादरा बस स्टैंड, ISBT, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन, हलालपुर बस स्टैंड से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए हैं और इस बारे में हमारी संवाददाता ने और ज्यादा जानकारी। प्रवेश के लिए नीट एग्जाम 13 सितंबर को आयोजित हो रहा है और नीट को लेकर आखिर किस तरह से प्रदेश भर में तैयारियां, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना। 19 जानेंगे सर, मध्य प्रदेश के साथ ही भोपाल जिले में किस तरह से नीट एग्जाम को लेकर तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और नीट द्वारा पूरे भोपाल में 26 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 10,000 छात्र छात्राएँ भाग लेंगे और उसके जो 181 और जो मैप IT से हमको जो सूची प्राप्त हुई है और पूरे प्रदेश से करीब 2000 छात्र भोपाल आएंगे, ट्रेन से भी आएंगे और बसेस से भी आएंगे। प्रदेश भर में सर 144 सेंटर्स बनाए गए। जी, टोटल 144 सेंटर हैं। तो सर जो बाहर से स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचेंगे एग्जाम देने के लिए, उनके पिकअप के लिए किस तरह से व्यवस्था है और पिछली बार की तरह JEE मेंस एग्जाम की तरह परेशानी ना हो तो उसको लेकर क्या इस बार सावधानी बरती गई है? जी, पूरे हमने जो 5 भोपाल में सेंटर बनाए हैं। नादरा बस स्टैंड जो पिकअप पॉइंट्स हैं, इसमें सब हेल्प डेस्क की सुविधा रहेगी। इधर हबीबगंज है, ISBT है और रेलवे स्टेशन है ना, हाँ, और उधर हलालपुर। 5 जो दिशाओं से जो बसेज आएंगी वो इन से बच्चे आएंगे और जिनको भी अगर ऑन डिमांड जो उनके हमारे नोडल अधिकारी इन्फॉर्म कर रहे हैं तो अगर उनको आवास की व्यवस्था है तो हम करा रहे हैं। जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों से परीक्षा देने के लिए भोपाल स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनके नंबर जारी किए गए हैं ताकि स्टूडेंट किसी समस्या होने पर इन अधिकारियों को कॉल कर सके। और दूसरी तरफ परीक्षा 2 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन स्टूडेंट्स 11:40 पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तापमान चेक किया जाएगा। तो इन तमाम जो इंतजामों के बीच में स्टूडेंट्स तय समय से पहले पहुँचें और तमाम जो इंतजाम है पिकअप पॉइंट बनाए गए ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।